Hi everyone, I once again welcome you all to श्रीजी IAS। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। आज के इस करंट अफेयर्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के लास्ट में हम लोग मेंस का एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और मेंस में भी क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से, राइट। और ये अभी न्यूज़ में है, इसीलिए और भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा 10th शेड्यूल यानी एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। इसको हम देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे कि संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल और अदर कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सोचिए अगर आप किसी कैंडिडेट को वोट देते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद वही नेता, वही लीडर अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाए, तो क्या आपको धोखा महसूस होगा? आज से लगभग 60 साल पहले एक ऐसा ही फेमस पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ था 1967 में। हरियाणा के एक एमएलए गया लाल ने एक ही दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। इसी घटना के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में एक फेमस फ्रेज पॉपुलर हुआ, आया राम गया राम, राइट। ये फ्रेज उन नेताओं के लिए, उन लीडर्स के लिए यूज किया जाने लगा जो बार बार पॉलिटिकल पार्टी बदलते हैं। 1960s और 1970s में पॉलिटिकल डिफेक्शन इतनी बढ़ गई थी कि कई स्टेट गवर्नमेंट्स गिर गई, हॉर्स ट्रेडिंग हुई और डेमोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठने लगे। इसी समस्या को रोकने के लिए भारत में लाया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में इंसर्ट किया गया। आज की वीडियो में हम समझेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, 10th शेड्यूल क्या है, कौन से एक्शंस डिफेक्शन माने जाते हैं, स्पीकर की रोल क्या है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, एडवांटेजेस और क्रिटिसिज्म। यूपीएससी मेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर देखें, क्योंकि हम लास्ट में यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि जो टेलीग्राम चैनल है उसको अगर ज्वाइन करना है, वहाँ से पीडीएफ लेना है, तो यहाँ पर टेलीग्राम लिंक मेंशन की जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से एक बार उसको लॉगिन करके उसको लिंक के थ्रू आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये मैंने यहाँ पर इसीलिए मेंशन किया है कि आपको एक हॉलिस्टिक व्यू, हॉलिस्टिक अप्रोच रखना है ना। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना है। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ में आपको हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलना है। अब यहाँ पर इन सब चीज़ों को मेंशन करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं थी, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको एक साथ में सारे पॉइंट्स कवर होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हम ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमपीज और एमएलएस हैं, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के संदर्भ में कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। तो देखिए, हमने इसको 2 हिस्सों में बांटा, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स और लीगल ग्राउंड्स, राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स में हम बात करते हैं आर्टिकल 102। ये डिटेल में आप लोगों को पढ़ना। अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पर हम इसके रिगार्डिंग एक डिटेल में अलग से एक वीडियो भी बना लेंगे। तो आप मेंशन करिएगा उसमें, तो हम लोग इसको लेकर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे आर्टिकल 102 यहाँ पे बात की जाती है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड की हम बात कर रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इंसॉल्वेंट, लॉस ऑफ सिटीजनशिप और अनसाउंड माइंड। मतलब कोई अगर लीडर, जो नेता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बनता है, तो उसकी जो लीडरशिप या जो सदस्यता है, मेंबरशिप है, वो लूज कर देगा, है ना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक ऑफिस के साथ में कोई दूसरे ऑफिस से भी वो बेनिफिट लेता है। सपोज दैट कि एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उसको ऑलरेडी एज अ सिविल सर्वेंट होने के नाते, है ना, एक सर्वेंट होने के नाते उसको सरकार की तरफ से ऑलरेडी पे मिलता है। लेकिन वो किसी अन्य ऐसे ही किसी ऑफिस से भी पैसा अगर लेता हो, उसको वहाँ से भी सैलरी के रूप में पैसा मिलता हो, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बनता है ना। ऐसे ही हमारे जो लीडर्स हैं, तो लीडर्स भी क्या करते हैं कि मंत्री पद के साथ में, और ऐसा ना हो कि कहीं किसी और भी कंपनी से उसको, हो सकता है कि सीईओ हो, बोर्ड ऑफ मेंबर हो किसी का, और वहाँ से उसको एज अ सैलरी के रूप में, पेमेंट के रूप में पैसा मिलता हो, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का केस बनता है। इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो जाए,
है ना। कोर्ट अगर उसको दिवालिया घोषित कर दे, जैसे कोई नेता है उसके ऊपर कर्ज बहुत है, बैंकों का कर्ज नहीं चुकाता है, जो डेब्ट लिया है उसको पे नहीं कर रहा है, रीपे नहीं कर रहा है और उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है, तब भी वो उसकी सदस्यता चली जाती है। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, अगर कोई नेता है और उसकी सिटीजनशिप नहीं रहती है या वॉलंटरली वो क्या करता है, सिटीजनशिप किसी अन्य देश की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है। जैसे अभी राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं उनके विरुद्ध केस चल रहा है कि वो ऐसा एलिगेशन है कि ब्रिटिश नागरिक हैं, ब्रिटिश सिटीजनशिप, अगर ये सिद्ध हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है, तो राहुल गांधी की एक तो जो लोकसभा के मेंबरशिप हैं वो चली जाएगी उनकी, दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो, और फ्रॉड का केस भी बनेगा। ये अनसाउंड माइंड का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहा है, फाइनेंशियल जो उसके रिसोर्सेस उनके रिगार्डिंग कोई भी एक्शन नहीं ले पा, डिसीजन नहीं ले पाता है, और ये एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है अनसाउंड माइंड वाला, है ना। कॉम्पिटेंट कोर्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, और कोई लोअर कोर्ट भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हो सकता है। ये जो जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे आपको इसको कंफ्यूज नहीं रहना है इसके रिगार्डिंग, है ना। इसको हम डिटेल में कभी डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो एक वीडियो अलग से इसको हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 101 एब्सेंस विदाउट परमिशन। जैसे बहुत सारे लेजिस्लेटर्स जो हैं क्या करते हैं कि वो एब्सेंट रहते हैं हाउस की मीटिंग से, हाउस की प्रोसीडिंग से। जब भी हाउस सेशन में होता है, जब संसद का सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान क्या करते हैं वो, या तो बाहर फॉरेन विजिट में हुए, ऐसा है कई बार बाहर रहते हैं, तो मीटिंग जो रहती है, जो सेशन जो चलता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और अगर ये लगातार 60 डेज तक विदाउट परमिशन, हाउस के परमिशन के बिना, जो चेयरपर्सन है उसके परमिशन के बिना अगर वो एब्सेंट रहते हैं तो उनकी सदस्यता चली जाती है 60 मीटिंग्स डेज, राइट। इसको डिटेल में अगर चाहेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ये चूंकि अभी बड़ा है उसको लेकर इश्यू भी है। नेक्स्ट है हमारा डिफेक्शन 10th शेड्यूल, जिसको हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये यहाँ पे लीगल ग्राउंड्स की बात करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, यहाँ पर ग्राउंड्स दिए गए हैं कि किन किन ग्राउंड्स के आधार पर जो लीडर्स हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हें किन आधारों पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे है कन्विक्शन फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, सेक्शन 8 है इसका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का सेक्शन 8, इसकी धारा 8 है। वहाँ पे कुछ सर्टेन ऑफेंसेस हैं जिनके अंतर्गत उसको कन्विक्ट ठहराया जाता है, उसको दोषी पाया जाता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है ना। डिस्क्वालीफाइड इफ कन्विक्टेड एंड सेंटेंस्ड फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years और मोर। यानी एक नेता को अगर 2 साल के लिए दोषी पाया जाता है किसी केस में, और 2 साल या 2 साल से अधिक की उसको सजा सुनाई जाती है, इम्प्रिजनमेंट होता है उसका, तो उसकी सदस्यता वो तुरंत उसी समय चली जाती है। राहुल गांधी के केस में ऐसा ही हुआ कि उन पर मानहानि का केस लगा, एक गुजरात का केस था ये, उन्होंने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को उन्होंने पूरी कम्युनिटी को ही चोर बता दिया, तो उन पर मानहानि का केस हुआ और गुजरात के एक लोअर कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई। जैसे ही सजा उनको सुनाई, उनकी सदस्यता वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं एज अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बाद लेटर ऑन उसको रीइंस्टेट कर दिया था, राइट। तो ये है कि किसी नेता को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा सुनाई जाती है किसी केस में, तो वो उसकी मेंबरशिप चली जाती है, ये आपको याद रखना है। 2 साल से कम रहता है अगर सजा सुनाई जाती है तो उसको वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में और भी कई सेक्शन है, सेक्शन 9 है, 11 है ना। यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, अगर ऐसा पाया जाता है तभी वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बट आपको एक चीज यहाँ याद रखना है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 102 का केस, आर्टिकल 101, ये आर्टिकल 102 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसके अंतर्गत अगर कोई लीडर डिस्क्वालीफाई होता है, एमपी डिस्क्वालीफाई होता है, तो उसका जो फाइनल डिसीजन लेता है वो लेता है प्रेसिडेंट। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाता है वो हम देखेंगे तो स्पीकर जो चेयरपर्सन है हाउसेस के वो लेते हैं, यानी प्रेसाइडिंग ऑफिसर। तो चलिए अब हम डिटेल में अब बात करते हैं। आप होप सो कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स क्या हैं और लीगल ग्राउंड्स क्या हैं, किन आधारों पर हमारे लेजिस्लेटर्स, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये एक शॉर्ट व्यू है, यहाँ पर देखेंगे गार्डिंग द मैंडेट अ गाइड टू इंडियाज एंटी डिफेक्शन लॉ। ये क्राइसिस ऑफ इंस्टेबिलिटी एरा है 1967 से लेके 85
क्राइसिस ऑफ इंस्टेबिलिटी है ना, एरा ऑफ इंस्टेबिलिटी मेनली यहाँ पर देखेंगे 1967 से लेके 1971 का जो टाइम है इसको बोलते हैं एरा ऑफ इंस्टेबिलिटी, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करेंगे मैकेनिक्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एंड अदर ओवरसाइट ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। आयाराम गयाराम फिनोमिना क्या है, यहाँ पे मर्जर वर्सेस स्प्लिट हम लोग समझेंगे कि मर्जर क्या है और स्प्लिट क्या है। बाद में मर्ज स्प्लिट को यहाँ से डिलीट कर दिया गया था इस वर्ड को। वैसे प्रोटेक्शन ऑफ अ फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, ये साथ में ही हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू ऑफ स्पीकर्स जो एक्शन है उसके, जुडिशियल रिव्यू ऑफ स्पीकर है ना, ये सब चीज़ें भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एग्जैक्टली डिफेक्शन क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। डिफेक्शन का मतलब जब कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है अपनी पॉलिटिकल पार्टी की लॉयल्टी छोड़कर किसी और दूसरी पार्टी के साथ चला जाता है या पार्टी के खिलाफ काम करता है, उसे डिफेक्शन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट लाइक सुभाष कश्यप के अनुसार डिफेक्शन का मतलब है लॉयल्टी, प्रिंसिपल या पार्टी को छोड़ देना। मान लीजिए आपने एमएलए को बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पार्टी के सिंबल पर वोट दिया, इलेक्शन जीतने के बाद एमएलए किसी दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसने वोटर्स के मैंडेट को इग्नोर किया, इसी को डिफेक्शन कहा जाता है। अभी अगर हम बात करें सपोज दैट कि टीएमसी क्राइसिस चल रहा है बे ऑफ बंगाल वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर टीएमसी क्राइसिस चल रहा है। आज से 1 से 1.5 महीना पहले वहाँ पे दूसरे दल की सरकार थी, यानी टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी उसकी हेड है। अब वहाँ से अभी देखेंगे कि बहुत सारे जो लीडर्स अभी इलेक्ट होकर आए हैं, 80 में से 80 में से 60 नेता जो लीडर्स हैं टीएमसी के, उन्होंने अलग से एक पार्टी फॉर्म कर ली है ना। तो ये केस है कि बल्क में बहुत सारे नेताओं ने क्या किया, जो मेन पार्टी थी जिसके सिंबल पर वो इलेक्ट हुए, उन्होंने छोड़ के दूसरी पार्टी। एक होता है कि कोई इंडिविजुअल छोड़ के चला गया, जैसा बीजेपी के कोई लीडर है सपोज दैट, और वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, या कांग्रेस का कोई लीडर है, ऐसा कई बार हुआ है ना। इसी को हम बोलते हैं डिफेक्शन। अब यहाँ पर एक फिनोमिना होता है आयाराम गयाराम वाला, इसको हम बाद में देखेंगे। अब दूसरी बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली बात तो 1967 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में वन पार्टी डोमिनेंस कम होने लगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 1967 के बाद में क्या होता है कि कांग्रेस का रूल रहता है सब जगह, स्टेट से लेके केंद्र से लेके सारे राज्यों में उस समय, और नेहरू जी की इस समय डेथ हो जाती है। तो क्या कांग्रेस को जो भी इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे उस समय के, जो एमिनेंट लीडरशिप थी उस समय की, वो सबके सब जनरली क्या होता है उनकी सबकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर साहब अम्बेडकर या सरदार पटेल और नेहरू जी और कई जो नेता थे, प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनकी मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है। अब यहाँ से क्या होता है कि कई राज्यों में अन्य दलों की क्षेत्रीय जो लीडरशिप है वो उभरती है ना। जैसे केरला में वहाँ पे दूसरे दल की सरकार बनना चालू हुई, तो यहाँ पे क्षेत्रीय दलों का उभार होने लगता है, राइज होने लगता है। जो रीजनल पार्टी उनका राइज होने लगता है इस समय, और वहाँ से जो ग्रिपिंग है कांग्रेस की, वो यहाँ से थोड़ा सा लूज होना चालू होती है। अब यहाँ पे 1967 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में क्या होता है, वन पार्टी जो डोमिनेंस था वो कम होने लगा, तो कॉलिशन गवर्नमेंट बनने लगी। इस दौरान कई एमएलए और एमपीज मिनिस्टर बनने या पर्सनल बेनिफिट्स पाने के लिए पार्टी बदलने लगते हैं। रिजल्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट्स गिरने लगी, यहाँ पे गवर्नमेंट का फॉल होने लगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाती है, हॉर्स ट्रेडिंग यानी पैसा ले दे के पार्टी बदलना, कई लोगों की खरीद फरोख्त जिसको हम बोलते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब ये। तो हॉर्स ट्रेडिंग का जो ट्रेडिशन है वो बढ़ जाता है, पॉलिटिकल ट्रस्ट कम हुआ। तो 1967 से 1971 के बीच लगभग आप देखेंगे 45 स्टेट गवर्नमेंट्स बनी और गिर गई, यानी इन 4 सालों में लगभग 40 स्टेट गवर्नमेंट क्या होती हैं, बनती हैं और फिर गिरती हैं। इसी पीरियड को कहा जाता है एरा ऑफ इंस्टेबिलिटी। ये देखेंगे यहाँ पर, देखिए आप, आयाराम गयाराम का जो फिनोमिना है ये यही को इसी को दर्शाता है। 45 स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पे कोलैप्स कर जाती हैं, है ना। तो ये एक एरा ऑफ इंस्टेबिलिटी कहा जाता है, इसको एरा ऑफ इंस्टेबिलिटी, है ना, अस्थिरता का जो युग है इसको बोला जाए। अब ये सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि 1969 में
बाई बी चौहान कमेटी ऑन डिफेक्शन बनाई गई। कमेटी ने रिकमेंड किया कि डिफेक्शन को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे अब आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, राइट। जैसे आप ये जो केस है, एक सबसे इम्पोर्टेंट केस था कि हरियाणा के एमएलए गयालाल, इन्होंने एक ही दिन में क्या किया कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज बदली एक दिन में। इस तरह का मूवमेंट्स बहुत सारे देखने लगे उस समय पर, राइट। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया, तो 1985 में। प्राइम मिनिस्टर थे उस समय राजीव गांधी। उन्होंने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे 1985। आपको याद रखना है कि यानी एंटी डिफेक्शन लॉ कब आता है, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट introduced the anti-defection law through the 10th schedule in 1985 to curb political defection। जो पॉलिटिकल डिफेक्शन बढ़ने लगा, यानी दल बदल जो बढ़ने लगा, राजनीतिक दल बदल बढ़ने लगा, इसको रोकने के लिए, इसको कर्व करने के लिए राजीव गांधी 42nd अमेंडमेंट लेकर आते हैं और इसके माध्यम से संविधान में 10th शेड्यूल को इंसर्ट किया जाता है 1985 में। यहीं से ये स्टार्ट होती है इसकी कहानी, पास किया जाता है। इसी अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था पॉलिटिकल डिफेक्शन रोकना, दूसरा गवर्नमेंट स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इलेक्टोरल मैंडेट की प्रोटेक्शन, जो मैंडेट मिला था उसको प्रोटेक्ट करके रखना, यानी लोगों ने जिस पार्टी के सिंबल पर आपको वोट दिया, लोग इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स एमपी एमएलए को जिताया, उस मैंडेट को क्या कहते हैं, इंश्योर करना, उस इलेक्टोरल मैंडेट को प्रोटेक्शन। यहाँ पर दूसरा करप्शन और हॉर्स ट्रेडिंग कम करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव थे। अब बात करते हैं कि 10th शेड्यूल के अंदर डिफेक्शन कब माना जाएगा, तो आपको होप्स हो कि ये चीज़ें समझ में आने लगी। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि सुहास कश्यप ने जो कहा था, मैंने बताया था कि अमेंडमेंट ऑफ लॉयल्टी, ड्यूटी और प्रिंसिपल और ऑफ वंस लीडर्स और कॉज, राइट। ये यहाँ पे आप देखेंगे इमेज में 1985 में, ये आपको याद रखना है प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव से भी। स्टेट गवर्नमेंट में यूपीएससी में भी पूछा है एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। अप्लाइज यूनिवर्सली टू बोथ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, ये दोनों पर ही लागू होता है, यानी पार्लियामेंटेरियंस पर भी लागू होता है और स्टेट लेजिस्लेटर्स पर भी, यानी एमएलएस पर भी ये लागू होता है। तो होप्स हो कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी कि यहाँ पर जो एम था इसका, वो एम था कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शन बढ़ रहे हैं उसको कर्व करना, और ये एक नेशनल कॉज ऑफ कंसर्न भी, मैटर ऑफ नेशनल कंसर्न भी था कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, सरकार बार बार गिरती रहेगी तो फिर प्रॉब्लम आने लगेगी। और इसकी वजह से क्या होगा कि पॉलिटिकल अगर इंस्टेबिलिटी आती किसी कंट्री में, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो ही नहीं सकती। जैसे हमारे चारों तरफ अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, लाइक पाकिस्तान की हालत देखते हैं हम, या फिर बांग्लादेश की हालत देख रहे हैं अभी, या म्यांमार की देखें, नेपाल की हालत देखते हैं हम लोग। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखाई देती है, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो वो क्या होता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्वियस आएगी ही आएगी। इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि पॉलिसी डिसीजंस टाइम पर नहीं हो पाते, पॉलिसी पैरालिसिस दिखाई देता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर ये चीज़, राइट। तो इसी को कर्व करने के लिए ये एक्ट लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, इट इज़ लाइकली टू अंडरमाइन द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड प्रिंसिपल्स विच सस्टेन इट, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर इसकी बात की जा रही है, ठीक है ना। तो राइट, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर 10th शेड्यूल के अंडर डिफेक्शन कब माना जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डिफेक्शन कब माना जाएगा 10th शेड्यूल के अंतर्गत। तो सबसे पहला ग्राउंड है वॉलेंटरली गिविंग अप मेंबरशिप, स्वैच्छिक रूप से अब जिस पार्टी के सिंबल पर जो लीडर इलेक्ट होकर आता है और वो स्वैच्छिक रूप से अपनी पार्टी से इस्तीफा देता है, उस मेंबरशिप की मेंबरशिप त्याग देता है। जैसे सपोज दैट कि मैं अगर बीजेपी से इलेक्ट होकर आता हूँ या कांग्रेस से इलेक्ट होकर आता हूँ, कांग्रेस के सिंबल या बीजेपी के सिंबल पे इलेक्ट होकर आता हूँ, और मैं उसकी जो मेंबरशिप है उसको छोड़ देता हूँ, वॉलेंटरली गिव अप कर देता हूँ, तो क्या माना जाएगा, इसको बोलते हैं, ये डिफेक्शन का एक रीजन बन जाता है। अगर कोई लेजिस्लेटर अपनी पार्टी की मेंबरशिप वॉलेंटरली छोड़ देता है ना, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है कि फॉर्मल रेजिग्नेशन देना जरूरी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। वॉलेंटरली गिव अप भी एक रीजन बनता है यहाँ पर, ठीक, या हो सो कि ये चीज पहला क्लियर होगा। दूसरा,
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रवि एस नायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था कि अगर किसी एमएलए या एमपी का कंडक्ट दिखता है कि उसने पार्टी छोड़ दी है तो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। यानी कोई एमपी एमएलए का ये कंडक्ट है, यानी वो ऐसा कोई भी काम करता है ना, दिखता है कि उसने पार्टी छोड़ दी है तो भी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। अब ऐसा कैसे लग सकता है? सपोज दैट दूसरी पार्टी के रैलीज में जाना, दूसरी पार्टी का पोजीशन लेना, ओपनली सपोर्ट करना, ये सब वॉलेंटरी रेजिग्नेशन माने जा सकते हैं। इसको आप याद रखना है। अब दूसरा ग्राउंड की बात करते हैं यहाँ पर, वोट्स और एब्सटेंस अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शन। पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट करना या एब्सटेन रहना, है ना, ये कैसे होता है? यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर को वोटिंग डायरेक्शन देती हैं, ठीक है ना। जैसे पार्लियामेंट में कोई इंपॉर्टेंट बिल आया तो क्या करती हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने मेंबर्स के लिए व्हिप जारी करते हैं। व्हिप क्या होता है? ये डायरेक्शन होते हैं, मैंडेटरी डायरेक्शन होते हैं कि यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द हाउस, ठीक है, इस दिन आपको प्रेजेंट रहना है, राइट। इसको बोलते हैं व्हिप। अगर कोई मेंबर पार्टी के खिलाफ वोट करता है, वोटिंग से एब्सेंट रहता है और पार्टी उसे 15 डेज के अंदर माफ नहीं करती है तो उसकी मेंबरशिप जा सकती है। होप्सो की दोनों चीजें समझ में आएंगी। तो ये किसी पार्टी से रिलेटेड जो मेंबर है उसके लिए ये ग्राउंड्स हैं, है ना। अब बात करते हैं थर्ड ग्राउंड की। यहाँ पर इंडिपेंडेंट ज्वाइंस अ पोस्ट पार्टी पोस्ट इलेक्शन। जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो जब इलेक्ट होकर आते हैं और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट कि कोई ए पर्सन है, वो इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ते हैं और इलेक्ट होकर आते हैं और वो बाद में बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो ऐसा माना जाएगा कि वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, है ना। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन का एक ग्राउंड बनता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नॉमिनेटेड, फोर्थ जो ग्राउंड है, नॉमिनेटेड मेंबर पार्टी ज्वाइन कराए तब। जैसे कि राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं 12, है ना, नाम निर्देशित जो लोग रहते हैं 12। अगर वो 6 महीने के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, फिर किसी भी पार्टी के मेंबरशिप लेते हैं तो भी उन्हें डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। यानी उनके पास में ग्रेस पीरियड है 6 मंथ का। 6 महीने के अंदर अगर वो ज्वाइन कर लेते हैं, सपोज जैसे तेंदुलकर जब लोकसभा राज्यसभा में, है ना, उसको नॉमिनेटेड किया गया था राज्यसभा के लिए। ऐसे कई जो ना क्या कहते हैं, फेमस जो पर्सनैलिटीज हैं, राइट, उनको नॉमिनेट किया जाता है सरकार के द्वारा, ऐसे 12 मेंबर्स। तो वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को उनको ज्वाइन करना है सपोज, तो वो 6 महीने के पहले ही ज्वाइन कर लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। लेकिन 6 महीने के बाद अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो क्या होगा? तो डिस्क्वालीफाई माने जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है, 2/3 मर्जर इज प्रोटेक्टेड बट स्प्लिटिंग इज नॉट। ये एक्सेप्शन टू डिस्क्वालिफिकेशन। हर डिफेक्शन इलीगल नहीं होता, है ना। 10th शेड्यूल में एक एक्सेप्शन भी दिया गया है। अगर 2/3 मेंबर्स एक साथ मिलकर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होने का डिसीजन लेते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। महाराष्ट्र और अभी टीएमसी का जो क्राइसिस चल रहा है, जैसे टीएमसी में और आपका, ठीक है ना, जैसे आप जो पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी वाली, उसके 10 एमपीज थे राज्यसभा में, उनमें से 7 ने क्या किया? बीजेपी को ज्वाइन कर ली। इसको बोलते हैं हम मर्जर। यानी 2/3 मेंबर अगर किसी पार्टी को के साथ मर्ज कर जाते हैं, दूसरी पार्टी फॉर्म कर लेते हैं, तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाता। इसमें ये एक्सेप्शन है, तो याद रखना है। टीएमसी में जो क्राइसिस चल रहा है कि वहां से अभी जो इलेक्शन हुए थे वेस्ट बंगाल में, उसमें से 80 मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं टीएमसी के, उसमें से 60 ने क्या किया, 60 ने दूसरी पार्टी फॉर्म कर ली। महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ था, जो सिंधे ग्रुप था वहां पर है ना, शिवसेना वाला जो ग्रुप है, बेसिकली शिवसेना पार्टी थी। शिवसेना में से 54 समथिंग ऐसे कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, एमएलएस थे। उनमें से जो थे, एक सिंधे गुट बना, एक उद्धव गुट बना। तो सिंधे गुट में चूंकि मेंबर ज़्यादा थे, 2/3 से ज़्यादा मेंबर थे, और तो उन्होंने दूसरी पार्टी वहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, राइट। तो ये जो मर्जर होता है 2/3 का, वो एक्सेप्शन है यहाँ पर, है ना, उनको, तो इन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। होप सो कि ये चीज आप लोगों को समझ में। स्प्लिट एक्सेप्शन क्या होता है? पहले एक और प्रोविजन था, अगर 1/3 लेजिस्लेटर्स, है ना,
वन थर्ड लेजिस्लेटर्स क्या करते हैं, अगर ग्रुप बना लेते हैं तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती थी, लेकिन इसका बहुत मिसयूज हुआ। लोग जानबूझकर ग्रुप बनाकर डिफेक्शन करने लगे। इसीलिए 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 ने स्प्लिट एक्सेप्शन को हटा दिया। यानी स्प्लिट होता था पहले, वन थर्ड मेंबर अगर किसी पार्टी को छोड़कर चले जाते हैं एक साथ में तो उसको स्प्लिट बोलते थे। तो इससे क्या हुआ था कि ग्रुप में लोग डिफेक्शन करने लगे यहाँ पर। तो इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2003, यहाँ पर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान इसको क्या किया, इसको हटा के मर्जर जो एक्सेप्शन है उसको स्वीकार किया गया, इसको हटा दिया गया था। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इंपॉर्टेंस अगर हम देखें यहाँ पर, तो 2003 का अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने इंश्योर किया कि डिफेक्शन को रिवार्ड ना मिले, जो डिफेक्टर्स हैं उनको रिवार्ड ना मिले। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 75(1)(b), आर्टिकल 164(1)(b) और आर्टिकल 361 सॉरी है ना, इंसर्ट किए। जो नेता डिफेक्शन के कारण डिस्क्वालीफाई हुए उसे तुरंत मिनिस्टर या पॉलिटिकल पोस्ट न दी जा सकती, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड ऑन हुई। देखिए यहाँ पर और इसको हम इमेज के माध्यम से समझ लेते हैं। जो डिस्क्वालिफिकेशन मैट्रिक्स है उसको जैसे लेजिस्लेटर्स हैं वॉलंटरी गिव अप करते हैं मेंबरशिप फॉर देयर पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, अगर वो वॉलंटरली आपके जो सिंबल से लड़कर आए और वहाँ से वॉलंटरली गिव अप कर देते हैं उस समय, तो क्या करते हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, है ना। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि पार्टी फोर्सफुली अगर अपने किसी कैंडिडेट को पार्टी से निकाल देती तब उसकी मेंबरशिप नहीं जाती, तब वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता। इसको ध्यान रखना है हमेशा ही, ठीक है ना। लेकिन वो वॉलंटरली गिव अप दे देता है तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तब माना जाता है कि अगर वो पार्टी से ही उसने रेजिग्नेशन दे दिया, वॉलंटरली रिजाइन कर दिया, मेंबर नहीं रहा, तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। और स्वाति मालीवाल ने यही किया था, उन्होंने आपकी जो मेंबरशिप थी उसको नहीं छोड़ा, उन्होंने गिव अप नहीं किया। और अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया, तो अभी भी वो राज्यसभा की मेंबर हैं। इसी का कारण, उसका कारण यही है। होप सो कि ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यहाँ पर दूसरा है वोट्स और एब्सटेन कॉन्ट्ररी टू द डायरेक्शन ऑफ देयर पॉलिटिकल पार्टी। इसके बारे में हमने देखा, पार्टी व्हिप के विरुद्ध अगर वो वोटिंग करते हैं, एब्सटेन रहते हैं हाउस में, डन विदाउट प्रायर परमिशन, ऐसा अगर वो करते हैं वो भी प्रायर परमिशन के बिना, है ना, एक्शन नॉट कंडेम्ड बाय द पार्टी विद इन 15 डेज, उनका जो एक्शन है यह पार्टी उनको 15 दिन में माफ नहीं करती तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। होप्स कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। यहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया थॉरोली, क्या हुआ, चौहान कमेटी जो डिफेक्शन पे बनी थी उसने क्या बोला, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डिफेक्शन अंडर द 10th शेड्यूल, इसको लेकर भी हम लोगों ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था RBI एस नाइक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसके रिगार्डिंग भी हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी यहाँ पर, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या बोला और यहाँ पे क्या डिफेक्शन के ग्राउंड्स बनते हैं, ये चीज़ भी हम लोगों ने डिस्कस की। यहाँ पर ये ग्राउंड भी वोट्स और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, ये वाला थर्ड भी देखा था, इफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर इलेक्शन। ये चारों के चारों ग्राउंड्स हमने यहाँ पर बेसिकली डिस्कस किए हैं। जैसे इमेज में देखें आप, इंडिपेंडेंट मेंबर्स अगर ज्वाइन करते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को तो इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन होता है उनका, ठीक है ना। ऐसा टाइम नहीं लगेगा कि 10 दिन बाद 5 दिन, ऐसा नहीं है, तुरंत डिस्क्वालिफिकेशन। नॉमिनेटेड मेंबर हैं, अगर 6 महीने का जो ग्रेस पीरियड है, ठीक है, जैसे ही वो ओथ लेते हैं और सीट अपनी लेते हैं उसके 6 महीने के भीतर अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनकी मेंबरशिप नहीं जाती है। लेकिन अगर 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उनकी मेंबरशिप चली जाती है। यहाँ पे हमने बात की थी एक्सेप्शंस टू डिस्क्वालिफिकेशन। जैसे 2/3 मर्जर जो है उसको लीगल माना जाता है, लेकिन स्प्लिट को लीगल नहीं माना जाता। और इसको 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से स्प्लिट वर्ड जो था उसको हटा दिया जाता है। और इसी के माध्यम से यहाँ पे इंसर्ट किए जाते हैं 3 आर्टिकल, आर्टिकल 75(1)(b), 164(1)(b) एंड 361(b), राइट। इसको यहाँ पर एड ऑन किया जाता है। ये यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 1/3 लेजिस्लेटर अगर ये उस समय स्प्लिट करते थे, जो ओरिजिनल 10th शेड्यूल है उसमें ये प्रावधान था कि 1/3 लेजिस्लेटर अगर दूसरी पार्टी फॉर्म कर लेते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होते थे। बट 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 2003 में, इस स्प्लिट वर्ड को यहाँ से इलीगल कर दिया गया और यहाँ पे मर्जर जो वर्ड है उसको यहाँ पे
ऐड ऑन किया गया, 2/3 मेजोरिटी मर्जर एक्सेप्शन, इसको छोड़ दिया जाता है। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुई होगी। नाउ अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की, वो है रोल ऑफ स्पीकर। यहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, चेयरपर्सन या स्पीकर, उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है ना। और ऐसा माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पार्शलिटी रखेंगे, पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होगा, स्पीकर है या जो चेयरमैन है, ऐसा है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर अब सवाल आता है कि डिफेक्शन हुआ या नहीं, इसका डिसीजन कौन लेता है। आंसर है स्पीकर या चेयरमैन। चेयरमैन में से राज्यसभा में जो चेयरपर्सन है वो, और स्पीकर लोकसभा में। 10th शेड्यूल का पारा 6, इसका अगर हम देखेंगे कि ये देखिए पारा 6(1) स्पीकर को पावर देता है कि कोई डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन डिसाइड करे, है ना। ये क्या करता है, जो स्पीकर होता है या चेयरमैन होता है, उनको पावर देते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को ये डिसाइड करें। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस जब जो पिटीशन को डिसाइड करते हैं तो कोई टाइम बाउंड नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान में इसके रिगार्डिंग यानी एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसके अंतर्गत कोई ऐसा टाइम बाउंड नहीं है कि 6 महीने के भीतर, 3 महीने के भीतर, 3 मंथ्स के भीतर ये उस पिटीशन को डिसाइड करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा आपको कि जो डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन आती है वो स्पीकर को 6 महीने के भीतर उस पर डिसाइड करना होता है या एक्शन लेना होता है, ऐसा होगा तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का ये देखिए, यहाँ पर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो अंजप्शन था कि स्पीकर न्यूट्रल और इम्पार्शियल होगा, लेकिन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में कई बार एलिगेशंस लगे कि स्पीकर रूलिंग पार्टी के फेवर में डिसीजन लेता है। इसी वजह से स्पीकर का ऑफिस कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी का सेंटर बन गया। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये क्लियर हुई होगी, है ना। तो यहाँ पर रोल ऑफ स्पीकर क्या होता है, वो पिटीशन जो रहती है उसके विरुद्ध बेसिकली वो उसको लेकर ये डिसीजन लेता है। अब देखिए यह पारा 6 गाड़ी, और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि डिसीजन उसका जो होता है वो फाइनल होता है। यहाँ पे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, चेयरमैन स्पीकर, उसका डिसीजन फाइनल होता है। दिस रिफ्लेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फेथ इन द ऑफिस ऑफ स्पीकर। जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है ये रिफ्लेक्ट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फेथ के रिगार्डिंग, है ना, इम्पार्शियल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। अब प्रैक्टिकली ऐसा तो दिखाई देता नहीं है, जनरली ये पार्सल दिखाई देता है कहीं कुछ ली, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको याद रखना है, 10th शेड्यूल इनिशियली बेयर्ड जुडिशियल रिव्यू टू द स्पीकर्स डिसीजन। जो 10th शेड्यूल है स्टार्टिंग में इसने क्या किया कि जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता स्पीकर के डिसीजन को, और यानी जुडिशियल रिव्यू पर रोक लगा रखी थी कि स्पीकर के डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन जो केस आता है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ स्पीकर्स डिसीजन, किहोतो होलोहन केस आपको ये याद रखना है 1992 में। शुरू में स्पीकर का डिसीजन फाइनल माना गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पोजीशन को मॉडिफाई किया। कियोतो होलोहन जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एंटी डिफेक्शन लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल है, स्पीकर ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है। देखिए यहाँ पर जब वो डिसीजन लेता है तो कैसा काम करता है, वो एक ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है। और जब वो ट्रिब्यूनल की तरह काम करेगा, जैसे सुप्रीम कोर्ट रूल दैट अंडर द 10th शेड्यूल द स्पीकर एक्ट्स एज अ ट्रिब्यूनल, ठीक है ना। और जब भी कोई बॉडी ट्रिब्यूनल की तरह या कोर्ट की तरह काम करता है, डिसीजन लेता है, तो उसके डिसीजन को इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, चैलेंज किया जा सकता है। तो स्पीकर के डिसीजंस जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं, मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के डिसीजन को रिव्यू कर सकते हैं। हाई कोर्ट कहाँ, किसके, जो स्टेट के स्पीकर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उनके डिसीजन का रिव्यू कर सकता है, यानी उनके डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के जो है ना मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, स्पीकर और चेयरपर्सन, उनके डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि स्पीकर के डिसीजन फाइनल होते हैं जनरली, लेकिन उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ये किहोतो होलोहन केस है, आपको याद रखना है, वर्सेस जा चिल्हू, ये 1992 का केस है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, और यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ को उन्होंने वैलिड घोषित किया, यहाँ पर है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ को इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया। स्पीकर ट्रिब्यूनल की तरह काम करता है, इसलिए उसके डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, राइट।
तो होप सो कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट केस है, ये केस आपको याद रखना है। नबम राविया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर 2016 का केस है। कोर्ट ने कहा अगर स्पीकर के खिलाफ रिमूवल नोटिस पेंडिंग है, यानी स्पीकर है उसके खिलाफ रिमूवल नोटिस पेंडिंग है, तो स्पीकर डिफेक्शन केस डिसाइड नहीं कर सकता। ऑब्जेक्टिव है न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट केस है केसम मेघा चंद्र सिंह वर्सेस स्पीकर। ये मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली का केस है 2020 का। कोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया स्पीकर कई बार जानबूझकर डिले करते हैं। कोर्ट ने सजेस्ट किया नॉर्मली डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को 3 मंथ्स के अंदर डिसाइड करना चाहिए। तो पिटीशन विद इन 3 मंथ्स, आपको याद रखना है कि यहाँ पर द कोर्ट रिकमेंडेड दैट स्पीकर्स ऑर्डिनरली डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन विद इन 3 मंथ्स। ये मैंडेट नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करेगा, जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन जब देगा या स्टेटमेंट होगा तो वह बोलेगा कि ये मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन है इस केस के अंतर्गत कि मैंडेटरली 3 मंथ्स के भीतर उनको ये डिस्क्वालिफिकेशन जो पिटीशन है उस पर डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना है ये रिकमेंडेशन है, मैंडेट नहीं है। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। नाबम रविया वर्सेस डेप्यूटी स्पीकर केस है, और दूसरा है केशम मेघाचंद्र वर्सेस स्पीकर 2020 का ये केस है, राइट। तो होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो मेंस का पोर्शन है। यहाँ पर एडवांटेजेस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के जनरल एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला है पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म को रोकता है ये, और जो प्रिवेंट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म क्या है? यानी एमपी और एमएलए पर्सनल गेन के लिए पार्टी चेंज करने से डरते हैं। इसके माध्यम से ये डिस्करेज करता है लेजिस्लेटर्स को कि वो पार्टी स्विच करते हैं पर्सनल गेन के लिए, मिनिस्ट्रियल पोजीशन के लिए और अदर बेनिफिट्स के लिए। तो ये क्या करता है, उसको डिस्करेज करता है। यानी एक व्यक्ति अगर सपोज दैट अगर वो उसको ये लालच दिया जाता है पर्सनल गेन के लिए, मिनिस्ट्रियल पोजीशन है या अदर बेनिफिट्स के लिए वो करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, ये डिस्करेज करता है, प्रिवेंट पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म। होप सो कि आप लोगों को ये याद रहे, है ना। दूसरा है एंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। साथ में ही ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है ना को भी इंश्योर करता है, यानी गवर्नमेंट इजीली कोलैप्स नहीं होती है इसकी वजह से। तीसरा है फैसिलिटेट लेजिटिमेट पार्टी मर्जर। यहाँ पे हॉर्स ट्रेडिंग कम होती है, मनी पावर पॉलिटिकल बार्गेनिंग कम होती है। आप देखेंगे यहाँ पे तो लेजिटिमेट पार्टी मर्जर को ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। allows a democratic realignment through mergers enabling political restructuring when necessary। यानी ये जो डेमोक्रेटिक रीअलाइनमेंट है उसको मर्जर के थ्रू अलाउ करता है। यानी सपोज दैट कि 2/3 अगर लेजिस्लेटर अपनी पार्टी से खुश नहीं है तो वो दूसरी पार्टी फॉर्म कर सकते हैं, और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात भी है कि डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट होता है, इसको अलाउ करता है ये। और इससे क्या होता है कि एक नया पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग होती है। दूसरा है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस करप्शन। ये करप्शन को रिड्यूस करता है, जो है ना जो पब्लिक मनी है उसको बचाता है, बार बार इलेक्शन कराने की जरूरत कम पड़ती है ना। तो मिनिमाइज हॉर्स ट्रेडिंग एंड अनएथिकल पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस एसोसिएटेड विद द डिफेक्शन। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है ना खरीद फरोख्त है, उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है। अनएथिकल जो पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हैं जो डिफेक्शन से रिलेटेड हैं, उन प्रैक्टिसेस को क्या करता है, ये यहाँ पर मिनिमाइज करता है। यहाँ पब्लिक जो रिसोर्सेज हैं, बार बार इलेक्शन होते हैं तो पब्लिक रिसोर्सेज का बेसिकली मिसयूज होता है ना, बहुत पैसा खर्च होता है इलेक्शन पे, उसको सेव करता है। एंड नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेस पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनली, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रेंथन देता है, पार्टी डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। तो आप लोग यहाँ पर ये की पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिए मेंस के पर्पस। अब बात करते हैं साथ ही इसके क्रिटिसिज्म ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। ये यहाँ पर क्रिटिसिज्म क्या है, सबसे पहले डिसेंट को सप्रेस करता है। जैसे कि कई लीडर्स जो रहते हैं, अपने लीडर्स के जो डिसीजंस रहते हैं उनको एंडोर्स नहीं करते, कई बार गलत डिसीजंस लिए जाते हैं और उनको वो क्या करते हैं, एंडोर्स नहीं करते। लेकिन अगर उनके विरुद्ध बोलेंगे तो क्या होगा कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो डिसेंट को ये सप्रेस करता है बेसिकली, है ना। फेल्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन डिसएग्रीमेंट एंड डिफेक्शन। कई बार क्या होता है, कुछ जो जेन्युइन डिसएग्रीमेंट होता है
तो उस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफेक्शन और जनरल जो जेन्युइन डिसएग्रीमेंट है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, ये है ना। लिमिटिंग लेजिस्लेटर्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड कंसाइंस, जो लेजिस्लेटर्स का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो कंसाइंस है, अंतरात्मा की आवाज़ है, वो जानते हैं कि ये गलत डिसीजन है, फिर भी क्या करते हैं, ये उसको लिमिट कर देता है ना, उनको रोकता है डिसीजन लेने से, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं कई बार वो अपने जो मैंडेट मिला है उसको भी पूरी तरह से वो उजागर नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं वो, क्योंकि पॉलिटिकली मतलब जो लीडरशिप है उसके पॉइंट ऑफ व्यू के विरुद्ध नहीं जाते हैं। तो ये एक अपना इशू दिखा। प्रमोट्स पार्टी हाई कमांड कल्चर, पार्टी हाई कमांड कल्चर भी प्रमोट करते हैं। जैसे राहुल गांधी के खिलाफ कोई भी कांग्रेस का लीडर वो विरुद्ध नहीं जा सकता है ना। तो इससे क्या, ये हाई कमांड कल्चर को भी प्रमोट करता है ना। ये है दूसरा, इनकंसिस्टेंट ट्रीटमेंट डिफेक्शन। यहाँ पे ग्रुप डिफेक्शन अलाउड है, इंडिविजुअल डिफेक्शन इलीगल है, लेकिन मर्जर के नाम पर मास डिफेक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर लिमिटेड स्कोप है, यहाँ पर देखेंगे डज नॉट एड्रेस एनी पार्टी एक्टिविटीज कंडक्टेड आउटसाइड द लेजिस्लेचर, यानी ये एड्रेस नहीं करता कोई भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज कंडक्ट होती है लेजिस्लेचर के बाहर, ठीक है ना। तो स्कोप इसको लिमिट दिखाई देता है ना, लिमिटेड स्कोप है इसका, ये उनको एड्रेस नहीं करता इस तरह के क्वेश्चंस को। दूसरा है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ मेंबर्स, है ना। इंडिपेंडेंट मेंबर्स आर डिस्क्वालिफाइड फॉर ज्वाइनिंग अ पार्टी वाइल नॉमिनेटेड मेंबर्स आर अलाउड टू डू विद द स्पेसिफाइड पीरियड। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट मेंबर्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं किसी अगर पार्टी को ज्वाइन करते हैं, लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको अलाउ किया जाता है कि वो 6 महीने तक ज्वाइन कर सकते हैं, 6 महीने के बाद नहीं। तो जो है ना अनइक्वल ट्रीटमेंट दिखाई देता है। कंसर्न रिगार्डिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स रोल, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके रोल के रिगार्डिंग भी कुछ कंसर्न्स दिखाई देते हैं, जैसे पॉसिबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल वाइज इन डिसीजन मेकिंग करते समय पॉलिटिकल वाइज दिखाई देते हैं, झुकाव दिखाई देता है अपनी पार्टी की तरफ। जैसे ओम बिरला जी हैं, ओम बिरला जी चूंकि बीजेपी के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो अपनी पार्टी की तरफ उनकी लीनिंग दिखाई देती है, वाइजनेस दिखाई देता है, तो डिसीजन मेकिंग उतना फेयर नहीं होगी। ये एलिगेशंस लगते हैं इस तरह के। लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड लीगल एक्सपर्टाइज टू एजुडिकेट कॉम्प्लेक्स डिफेक्शन केसेस, जो कॉम्प्लेक्स डिसीजन केसेस हैं उसमें क्या होता है, लीगल एक्सपर्टाइज जो है, स्पेशलाइज्ड लीगल एक्सपर्टाइज कम दिखाई देती है। होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। अब कंक्लूजन अगर हम बात करें, अब तो द एंटी डिफेक्शन लॉ प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रमोटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कर्विंग करप्शन इंडियाज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यानी एंटी डिफेक्शन लॉ क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, साथ ही करप्शन जो है उसको कर्ब करता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। हाउएवर कंसर्न रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन डिसेंट, एक्सेसिव पार्टी कंट्रोल एंड द इम्पार्शियलिटी ऑफ एजुडिकेशन मैकेनिज्म, ये देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कंसर्न भी हैं, जैसे कि डिसेंट है, एक्सेसिव पार्टी कंट्रोल है ना, अत्यधिक पार्टी का कंट्रोल दिखाई देता है, इम्पार्शियलिटी ऑफ एजुडिकेशन मैकेनिज्म है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ पर कंसर्न, इनको लेकर कंसर्न दिखाई देते हैं। इनको रिफॉर्म की जरूरत है। बैलेंस्ड अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर बोथ पार्टी डिसिप्लिन एंड डेमोक्रेटिक फ्रीडम, ठीक है, टू स्ट्रेंथन देयरबाय स्ट्रेंथन द इफेक्टिवनेस ऑफ द लॉ, राइट। तो ये कंक्लूजन आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चंस हैं। व्हाट वर द सर्कमस्टेंसेस दैट लेड टू द एनेक्टमेंट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया, इनेक्ट किया गया। डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स को आपको डिस्कस करना है, साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस क्या है ये। दूसरा है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट डिफेक्शन अंडर द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको यहाँ ग्राउंड्स बताना है कि 10th शेड्यूल के अंतर्गत कि कौन कौन से डिफेक्शन के कारण है, रीजन है। एक्सप्लेन द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एंड द एक्सेप्शंस देयर टू, यहाँ पर दोनों ही आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करना है भाई, सबसे पहले ब्रीफ इंट्रो देना है कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ कब आया, क्यों इनेक्ट किया गया, इसके एम क्या है, फिर आपको ग्राउंड्स बताना है, साथ में एक्सेप्शंस भी बताना है, मर्जर वाला जो है। यहाँ पे वाई वॉज द स्प्लिट एक्सेप्शन अंडर द 10th शेड्यूल रिमूव बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक्ट आया था 2003 में, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके द्वारा क्यों इसको जो स्प्लिट एक्सेप्शन को रिलीड किया गया। एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीकेशंस, इसके इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लेन करना है।
मोस्ट इंपोर्टेंट जो है क्रिटिकल है यहाँ पर फोर्थ वन, एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एनेक्टेड टू कर्ब द एबल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन, टू व्हाट एक्सटेंट हैज इट सक्सीडेड इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। यानी हम एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आए, इनेक्ट किया गया कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शन एबल है, ठीक है, इसको हमको बेसिकली क्या करना है, कर्व करना है। तो किस हद तक ये अपने इस एम को अचीव करने में सक्सेसफुल रहा है, ये एग्जामिन करना है। द ऑफिस ऑफ स्पीकर हैज बिकम द फोकल पॉइंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स अंडर द 10th शेड्यूल। जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है बेसिकली यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्प्यूट, इनके ऑफिस को लेकर कुछ कंसर्न है ना, डिस्प्यूट दिखाई देता है, राइट। तो ये 10 शेड्यूल डिस्कस द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजन। यहाँ पे आपको जो जुडिशियल डिसीजंस हैं, जुडिशियल जो जजमेंट हैं, उनको आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। अब देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं, तो इसको कैसे टैकल करना है। एंटी डिफेक्शन लॉ was enacted to curb the evil of political defection, ठीक है ना। To what extent has it succeeded in achieving its objective, examine 250 वर्ड का सपोजर। तो सबसे पहले ब्रीफ इंट्रो देना है, हमको बताना है कि कब एंटी डिफेक्शन लॉ आया, इसका एम क्या था, सिंपली 2 से 3 लाइन में। अब यहाँ पे बॉडी पार्ट है, तो 3 पार्ट में हमको इसको देखना है। पहला क्या है, सक्सेस के बारे में बताना है, सक्सेसफुल कैसे रहा ये अभी तक अगर हम बात करें तो ये रिड्यूस इंडिविजुअल डिफेक्शन, इम्प्रूव्ड स्टेबिलिटी। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडिविजुअल डिफेक्शन को तो इसने रिड्यूस किया है, जो आयाराम गयाराम वाली जो फिनोमिना होती थी, राइट, जनरली स्टार्टिंग में, वो खत्म कर दिया इसने। और इससे क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी है सरकारों में, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन यहाँ पर सेकंड जो पार्ट है इसका, वो हमको यहाँ पे हाईलाइट करना है कि लिमिटेशंस बताना है। अब इसके क्या लिमिटेशन, मास डिफेक्शन होता है, जैसे मर्जर है उसको मास डिफेक्शन है, रेजिग्नेशंस विप रिलेटेड इश्यूज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं, डिलेज है, जैसे स्पीकर की तरफ से जो डिले दिखाई देता है डिसीजन, पिटिशन डिसीजन को लेकर, है ना। पार्ट थर्ड है जुडिशियल इंटरवेंशन, इसको थोड़ा सा हमको मेंशन करना है, ये आपको डेप्थ दिखाता है, एनालिटिकल डेप्थ दिखाता है, ये आपको थोड़ा सा जरूरी है। लास्ट में कंक्लूजन करना है, गिव अ न्यूएंस्ड वर्डिक्ट एंड वे फॉरवर्ड। आपको वे फॉरवर्ड में कुछ सजेस्ट भी करना होता है। अब देखिए यहाँ पर हम सिंपली बात करते हैं ब्रीफ इंट्रो की, एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रो है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इनकॉर्पोरेटेड थ्रू द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आपको ये बताना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ कब इनकॉर्पोरेट किया गया, इनेक्ट किया गया था, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, और बाद में इसको और भी स्ट्रेंथन किया गया, स्ट्रेंथन बाय द 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इन दोनों को ही बताना है आपको कि बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से इसको और स्ट्रेंथन किया गया, है ना। इंसर्टेड द 10th शेड्यूल टू कर्ब पॉलिटिकल डिफेक्शन मोटिवेटेड बाय ऑफिस, मनी, पर्सनल गेन। आप देखेंगे यहाँ पर जो 10th शेड्यूल क्यों लाया गया, साथ में ये भी बताना है कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शंस मतलब किसी पर्सनल गेन के आधार पर जो मोटिवेटेड होते थे, उनको कर्व करने के लिए इसको इंसर्ट किया गया। टू सी इट सीक्स टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट एंड मेंटेन पार्टी डिसिप्लिन। तो ये एक ब्रीफ इंट्रो हो गया है, सिंपली 3 से 4 लाइन का, है ना। अब बात करते हैं बॉडी फर्स्ट की। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन क्या करना है, पार्ट 1 में एक्सप्लेन द एक्सटेंट टू विच इट हैज बीन सक्सेसफुल, है ना। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बताना है कि किस हद तक ये अपने जो एम है, जो इसका ऑब्जेक्टिव था, उनको अचीव करने में सक्सेसफुल रहा है। तो अभी से बात आपको बताना है कि जो इसने क्या किया है कि इट हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द फिनोमेना ऑफ इंडिविजुअल लेजिस्लेटर फ्रिक्वेंटली स्विचिंग पार्टी। जो फिनोमेना होते थे बेसिकली कि एक इंडिविजुअल जो लेजिस्लेटर है बहुत तेजी से है ना पार्टी को बदल लेते थे, फ्रिक्वेंटली पार्टी को स्विच करते थे, उसको इसने क्या किया है, रोका है। विच वॉज कॉमन ड्यूरिंग द एरा ऑफ गयाराम, है ना, आयाराम गयाराम जो एरा था उसमें, है ना, जो चूंकि कॉमन फिनोमेना था उसमें। अब दूसरा यह है बाय प्रोवाइडिंग फॉर अ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉलंटरी गिविंग अप पार्टी मेंबरशिप और वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी व्हिप, इट हैज प्रमोटेड गवर्नमेंट स्टेबिलिटी एंड डिस्करेज ओवर्ट हॉर्स ट्रेडिंग। इसने क्या किया है कि हॉर्स ट्रेडिंग पर भी लगाम लगाई है ना। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ब्रीफली थोड़ा सा मेंशन करना है 2 से 3 लाइन में। अब इसके बाद दो पार्ट सेकंड आता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आपको बताना है इसके फेल्योर के बारे में, इफेक्टिवनेस के बारे में। हाउ एवर एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट्स लिमिटेड इफेक्टिवनेस यूजिंग की पॉइंट्स। कंटेम्पररी एग्जांपल्स को आपको यहाँ पे एड ऑन करना है टू सपोर्ट योर एनालिसिस। अब ये इस तरह के जो शब्द हैं जैसा हाउ एवर, इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम इसको कैरी ऑन करते हैं,
तो इस तरह के शब्दों को यूज करना है, जिससे क्या है कि आपका आंसर जो है वो कंटिन्यू बेसिस पे दिखाई दे, ऐसा ना ब्रेक ना दिखाई दे। तो हाउ एवर इट्स इफेक्टिवनेस हैज बीन लिमिटेड। अब बताना पड़ेगा यहाँ आपको रीजन, फर्स्ट रीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट में क्या है, इंडिविजुअल डिफेक्शन हैव डिक्लाइंड, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन कलेक्टिव डिफेक्शंस कंटिन्यू है अभी भी, है ना, थ्रू इंजीनियर्ड स्प्लिट एंड मर्जर्स। तो जो इंजीनियर स्प्लिट मर्जर के माध्यम से अभी कलेक्टिव डिफेक्शन तो अभी भी चल रहा है ना, ठीक है ना। ये देखते हैं एज सीन इन द महाराष्ट्र कर्नाटका पॉलिटिकल क्राइसिस, और अभी देखेंगे आप जो बंगाल में दिखाई देता है ना। सेकंड है लेजिस्लेटर ऑफन रिजाइन बिफोर स्विचिंग अ पार्टी देयर बाय सरकमवेंटिंग द लॉ। जो लेजिस्लेटर्स हैं वो क्या करते हैं, पार्टी से ज्वाइन करते हैं, लेजिस्लेटर ऑफर रिजाइन बिफोर स्विचिंग पार्टी, पार्टी से स्विच करने से पहले ही वो क्या करते हैं, रिजाइन कर देते हैं, ये आपको दिखाई देता है। थर्ड है ब्रॉड एप्लीकेशन ऑफ पार्टी व्हिप, है ना, विच कटेल्ड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी बाई कंपाइलिंग लेजिस्लेटर टू फॉलो पार्टी डायरेक्टिव्स इवन इन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मैटर्स। क्या करते हैं, व्हिप जारी कर दी जाती है ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव मैटर्स में भी, और कंपाइल किया जाता है लेजिस्लेटर्स को, ठीक है ना, कि पार्टी के जो डायरेक्शन उनको मानना ही पड़ेगा। तो ये क्या करता है, जो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है उसको कर्टेल्ड करके रख देता है ना। फोर्थ है डिलेज इन डिसीजन मेकिंग, डिसाइडिंग क्वालिफिकेशन, जो पिटीशन है उसमें आपको डिले दिखाई देता है स्पीकर की तरफ से, या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। फिफ्थ है द लॉ प्रायोरिटाइज पार्टी स्टेबिलिटी ओवर लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। तो यहाँ पर जो लॉ है वो पार्टी स्टेबिलिटी को ज़्यादा महत्व देती है, प्रायोरिटाइज करती है इन कंपैरिजन टू लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी। यानी लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी बाद की बात है, पहले पार्टी स्टेबिलिटी जरूरी है ना। तो आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान देना है। ये 4 से 5 पॉइंट हैं जो आपको रहेगा। बाद में आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट के जो इंटरवेंशंस हैं उनको मेंशन करना है कि हो तो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, है ना, केसम मेघा चंद्र केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको आपको थोड़ा सा मेंशन करना है। बाद में एक सजेस्टिव या जो कंक्लूजन रहेगा, इवेल्यूटेड कंक्लूजन आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो हमने ये टॉपिक थॉरली यहाँ पर डिस्कस किया, राइट। होप सो कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई हो। तो दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेफगार्ड है। इसने आया राम गया राम वाली जो पॉलिटिक्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी दी है। लेकिन लूप होल्स, मास डिफेक्शंस, स्पीकर वाइज और एक्सेसिव पार्टी कंट्रोल जैसे इश्यू अभी भी मौजूद हैं। इसलिए एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि स्पीकर के प्लेस पर इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल हो, डिसीजन टाइम बाउंड हो, और पार्टी व्हिप को सिर्फ इम्पोर्टेंट कॉन्फिडेंस वोट्स तक लिमिट किया जाए। तभी हम पार्टी डिसिप्लिन और डेमोक्रेटिक फ्रीडम के बीच एक बेटर बैलेंस स्टेब्लिश कर सकते हैं। ये आपको कंक्लूजन में यहाँ पर ड्रॉ करना है, राइट। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।